Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस। आज के द हिंदू एनालिसिस में मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं। जो पहला टॉपिक है वो गिग वर्कर से रिलेटेड है। गिग वर्कर से रिलेटेड 2 न्यूज है। इनफैक्ट पहला न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर में कुछ गिग वर्कर्स ने, ब्लिंकिट के गिग वर्कर्स ने अभी हड़ताल किया था, उसकी वजह से उसकी सर्विसेज ठप हो गई थी। दूसरा न्यूज ये है कि राजस्थान में गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक वहां की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने की बात की गई है। उसकी डिमांड की गई है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके अंदर जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो मैरिजेस से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो लाइबिलिटीज होती हैं, वो इनको बेनिफिट्स मिलेंगी अगर ऐसा होगा तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ अपने आर्गुमेंट्स पेश किए, उसके बारे में देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या कहा है। बेसिकली गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ना करे, पार्लियामेंट डिसाइड करे कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देना है या नहीं देना है। फिर है जो तीसरा टॉपिक है वो है वाटर बॉडीज से रिलेटेड। जल शक्ति मिशन ने वाटर बॉडीज का देश भर में एक सर्वे किया था, सेंसस किया है, और ये पाया है कि देश भर में कितने वाटर बॉडीज हैं, किस स्टेट में किस टाइप की वाटर बॉडी ज्यादा है। ठीक है। तो एक सेंसस हो गया है। तो सेंसस से क्या होगा कि अगर कंजर्वेशन करना है, उसके सर्विसेज को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो वो इजी हो जाएगा। फाइन, तो शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला टॉपिक है गिग वर्कर्स से। राजस्थान ने एक बिल लाया है, हालांकि अभी ये एक्ट नहीं बना है, उन्होंने बिल लाया जो इसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023। देश भर में आप देखेंगे जब से स्मार्टफोन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, जब से लोगों की और सुविधा हो गई है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करना, सारे जो घर के सामान उसका ऑर्डर करना, घर पे रिसीव करना उसका, और ये सारा कुछ रिवोल्यूशन आया। क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन, लोग कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर को डिलीवर कौन करता है? इस ऑर्डर को डिलीवर करता है जो गिग वर्कर्स हैं। देखिए, गिग वर्कर्स में और जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनमें डिफरेंस है। गिग वर्कर्स को एज ए वर्कर नहीं क्लासिफाई किया जाता है। ये जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर और जो इस तरह सर्विसेज हैं, यहाँ पे जो गिग वर्कर्स काम करते हैं, इनमें और जो बाकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उसमें डिफरेंस है। तो अभी देश भर में 80 लाख गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं, देश के तमाम बड़े शहरों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इनके साथ कुछ समस्या है। देखें, पहली बात तो ये है कि एज ए वर्कर नहीं आइडेंटिफाई किए जाते। तो एज ए वर्कर नहीं आइडेंटिफाई किए जाते तो जो वर्कर से रिलेटेड जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं वो भी इनको नहीं मिलती हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, उसको पेड लीव मिलेगा, उसको पेंशन की सुविधा होगी, प्रोविडेंट फंड की सुविधा होगी। ये सब सुविधाएं गिग वर्कर्स को नहीं होती हैं। अच्छा, अब देखिए, जब ये प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज शुरू हुई थी लाइक जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, तो पहले इन्होंने जो पे आउट जाता था गिग वर्कर्स को ज्यादा जाता था, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि जो गिग वर्कर्स को पर डिलीवरी जो पेमेंट जाता था वो अब कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विगी का एग्जाम्पल लें तो स्विगी जब शुरू में शुरू हुआ था तो ये कितना देते थे पर डिलीवरी? 35 रुपीज। तो अगर कोई दिन में 10 डिलीवरी कर लेता है तो 350 का काम हो गया। अब ये घट कितना हो गया है? 10 रुपए मात्र। आप बताएं कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको सिर्फ 10 रुपए मिल रहा है एक डिलीवरी का। अब कंपटीशन बढ़ने की वजह से होता क्या है कि जो एक्चुअल चार्जेस, जो एक्चुअल कॉस्ट थे डिलीवरी का, वो आप एक लिमिट तक ही जो कंज्यूमर है उससे ले सकते हैं। क्योंकि आप कंज्यूमर से ज्यादा पैसे लेंगे डिलीवरी करने के तो होगा क्या कि और भी सर्विसेज हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आपको कॉम्पीट करना है, तो होगा क्या कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इसमें जो कौन पिसता है? जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, वो इसमें पिसते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स इनके साथ क्या क्या है कि कंपटीशन बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि चीप लेबर की अवेलेबिलिटी हो गई है। खासकर आप देखें कि पैंडेमिक के बाद जितने लोगों की नौकरी गई, सभी लोगों के लिए एक आसान तरीका ये हो गया, जो वर्कर्स थे, कि चलिए कोई गिग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर डिलीवरी करेंगे, हमारे पास बाइक है, हम डिलीवरी करेंगे, दिन में 10 करेंगे, कुछ पैसे हो जाएंगे, अपना काम चल जाएगा। तो चाहे आप देखें कि कहीं पे लोग, बाकी लोग और जो अनएम्प्लॉयड है या फिर कहीं पे किसी भी तरह का ओवर एम्प्लॉयमेंट है, कहने का मतलब ये है कि ये लोगों के लिए भी सुविधा थी कि डेली के डेली पैसे मिल जाएगा और काम भी ठीक ठाक था। लेकिन हुआ क्या है कि आप देखिए कंपटीशन बढ़ा है और चीप लेबर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है, पर्टिकुलरली आफ्टर पैंडेमिक।
वैसे भी इंडिया में आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट का डाटा देखें या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनके डाटा आप देखें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 7.45% का है। ठीक है, 7.45% का है। और इनका समस्या क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेंटिव्स कम हो गए हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है, अनसर्टेनिटी नहीं है वर्क आवर्स का, आपको 12 बजे रात में भी काम करना, 2 बजे रात में भी काम करना है सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो ये जो गिग वर्कर्स है इनको एज ए पार्टनर रखा जाता है, ना कि एज ए वर्कर। तो पार्टनर आप हैं तो जितने आपने काम किए उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, आप वर्कर नहीं हैं तो वर्कर से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वर्किंग कंडीशन ऑफ कोर्स हार्ड से। आप देखिए कि अगर कोई ये कहता है कि हम 10 मिनट में अपना जो आपका ऑर्डर वो डिलीवर करेंगे, तो 10 मिनट का बर्डन किसके ऊपर आता है? डिलीवरी वर्कर्स के ऊपर आता है। कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया बीच में, कहीं उनको चोट आ गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज की नहीं होती है। गिग वर्कर्स को अपने पॉकेट से खर्च करके अपना इलाज कराना है। डिलीवरी किसके लिए कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट के लिए कर रहे हैं वो। तो काफी हार्श कंडीशन से आप देखें कि चाहे गर्मी की दोपहरी हो, ठंड का मौसम हो, इनको काम करते रहना है। तो वर्किंग कंडीशंस काफी डिफिकल्ट है, कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं है इन लोगों को, और जो पे आउट इंसेंटिव जाता है वो भी कम हो गया है ओवर टाइम। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया, मतलब कि गवर्नमेंट ने ये स्टैट्यूटरली एक्नॉलेज किया कि एक कैटेगरी है वर्कर्स का, जो ये गिग वर्कर्स उनका नाम है। ठीक है, तो एक नया ऑक्यूपेशनल कैटेगरी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया स्टैट्यूटरली। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि पहले नोटिफाई करें, उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ कुछ ऐसा ग्रुप भी है, उसके बाद उसके बारे में कुछ जो भी सर्विसेज देनी चाहिए, जो भी बेनिफिट्स देने वो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी में बात कही कि कुछ इनके सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। जो यहाँ पर जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि एक इन्होंने यूनियन भी बनाया है, ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन, और ये ऑल इंडिया बेसिस पे है, और इनका डिमांड ही यही है कि इनके काम में एक स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी काम में कैसे होगा? जब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होगा। अगर हमें पता नहीं कि आज मैं 50 रुपए के लिए एक डिलीवरी दे रहा हूं, कल को ये 10 रुपए हो जाएगा, तो आदमी काम नहीं कर पाएगा। जो काम करेगा बहुत मजबूरी में करेगा, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, तो जरूरी यह है कि उन लोगों को सफिशिएंट सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रेसिव बिल लाया है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म गिग बेस्ड वर्कर्स बिल। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानने की जरूरत है वो है कि यहां पे एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान की बिल का डिस्कस करने का मतलब यह है कि उस मॉडल को अलग तमाम जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने यहां भी वैसे वो प्रोविजंस ला सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट सीख रहेगा यहां पे। तो वेलफेयर बोर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका मैंडेट ये है कि टू डिजाइन वेलफेयर पॉलिसीज एंड हियर द ग्रीवांसेस ऑफ गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स को ग्रीवांस है, उनके लिए जो वेलफेयर पॉलिसी डिजाइन करनी है, तो वो जिम्मेदारी होगी वेलफेयर बोर्ड की। ठीक है, यहां पे एक डेडिकेटेड कॉर्पस भी बनाया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए अगर कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन बनाना, लाइक आप देखें कि पीएफ उनके लिए देना है या फिर उनके पेंशन का इंतजाम करना है, उनके लिए इंश्योरेंस का इंतजाम करना है, कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह हुआ, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक नया सोशल वेलफेयर कॉर्पस बनाएगी। इस कॉर्पस यानी कि एक फंड होगा, एक डेडिकेटेड फंड होगा। तो इसमें पैसा कहां से आएगा? तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर पे पर ऑर्डर पे कुछ पैसा जो जाएगा वो इस कॉर्पस में जाएगा। तो आप देखते हो जब भी आप ऑर्डर करते हैं कोई सामान, तो आपके जो प्रोडक्ट होता है उसका पैसा लिखा होता है, उस पर कुछ टैक्सेस होते हैं या फिर कुछ डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो इस तरह से ब्रेकडाउन होता है अलग अलग अमाउंट का। उसी तरीके से एक नया पैसा ऐड होगा उसमें कॉर्पस का, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर कॉर्पस का। तो कहीं ना कहीं एक ही प्रोग्रेसिव स्टेप है गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जो गिग वर्कर्स है, जो गिग प्लेटफॉर्म से वो अभी रहने वाले हैं आने वाले समय में, जैसे जैसे लोगों का कुछ सुविधाएं चाहिए, लोगों को इजीली डिलीवरी चाहिए घर पे, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो गिग प्लेटफॉर्म्स है वो आने वाले समय में रहने वाले हैं और एक्सपैंड होने वाले हैं। अभी तो बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में धीरे धीरे अपने पांव फैला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ होना चाहिए। एक मैं टीवी डिबेट देख रहा था, उसमें एक सजेशन आया कि क्यों ना इनको कोऑपरेटिव मॉडल पर कर दिया जाए। ठीक है, कोऑपरेटिव मॉडल पर कर दिया जाए कि जो भी प्रॉफिट है
वो प्रॉपरली सुटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो भी गिग वर्कर्स हैं उनके बीच में। कोऑपरेटिव का हो जाने का मतलब कि जो जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक स्विगी, जोमेटो, एक तरह का वो फ्यूडिशरी होगा, ठीक है, एक तरह के ट्रस्ट की तरह काम करेगा वो, कि वो प्रॉफिटेबल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो जो वर्कर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी एक अच्छा सजेशन है। तो ये था हमारा डिस्कशन गिग वर्कर से रिलेटेड। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है दिसंबर के महीने में, जिसमें यह डिमांड किया गया कि इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए। इंडिया में मैं आपको बता दूं कि जो मैरिजेस होते हैं इनको दो तरह के लॉस में रजिस्टर किया जा सकता है। पहले जितने पर्सनल लॉज हैं, तो हिंदुओं के अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने शादी को रजिस्टर करा सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो जो भी इंटरफेथ कपल्स हैं वो इस एक्ट में अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर जो एथिस्ट हैं वो भी अपनी शादी को इस एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। देखिए, शादी को रजिस्टर करना क्या जरूरी है, क्योंकि जो वल्नरेबल पार्टी है उसमें वीमेन, उसके लिए प्रोटेक्शन, मतलब कि दोनों पार्टीज के लिए प्रोटेक्शन होता है, लेकिन खासकर जो वीमेन्स के वेलफेयर के लिए सब सारे प्रोविजंस किए गए हैं कि कल को एडॉप्शन को रेगुलेट करना है, डिवोर्स होना है तो कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, किसको कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीजें से बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि शादियों को रजिस्टर करने का मतलब ये है कि जो उसमें पार्टनर्स हैं उनको सफिशिएंट प्रोटेक्शन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सेम सेक्स कपल्स हैं उन्होंने भी डिमांड किया कि हमारी शादी को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो पर्सनल लॉ है उसमें शादी को रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न है दुनिया भर में, तमाम कंट्रीज में जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है। अब तक मोर देन 29 कंट्रीज में, 29 से भी ज्यादा कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिजेस को रजिस्टर करने की बात की गई है। और एक यूनिक पैटर्न इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वहां की जो सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी है उसने नोटिस लिया है और उसने डायरेक्ट किया है लेजिस्लेचर को कि आप इससे रिलेटेड एक कानून बनाएं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको अमेंड करके इनको रिकॉग्नाइज करें, इनकी शादी को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। अब बात यह है कि किस ग्राउंड पे जो सेम सेक्स कपल्स ने अपनी शादी को लीगल रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो सेम सेक्स कपल्स क्या हैं, वो एक तरह कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, ठीक है। तो आप देखें कि जितने भी पर्सनल लॉस हैं उनमें जितनी भी शादियां होती हैं, जिन शादियों को रजिस्टर किया जाता है, हमेशा वो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वीमेन। और इसमें क्या है कि मैन एंड मैन, वीमेन एंड वीमेन, ऐसे कुछ है, तमाम तरह की कैटेगरीज है उसमें, LGBTQ+। हालांकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 72 टाइप्स की कैटेगरीज हैं, 72 टाइप के अलग अलग होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, ठीक है। तो काफी डाइवर्सिटी उनके अंदर में भी, लेकिन जितने पर्सनल लॉस है इंडिया में वो सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस को ही रजिस्टर करती हैं, होमोसेक्सुअल मैरिजेस को कहीं रजिस्टर करने की बात नहीं की गई है, ठीक है। इनका डिमांड क्या है? इनका डिमांड ये है कि किस ग्राउंड पे डिमांड कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन देने की। पहला इनका ग्राउंड है कि राइट टू प्राइवेसी, किसका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, किसका कौन पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, ये लोगों का अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत चॉइस है ये। तो ये उनका मौलिक अधिकार है कि किसको चूज कर रहे हैं शादी करने के लिए। तो इट इज ए मैटर ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। पहला ग्राउंड डिमांड करने का। दूसरा ग्राउंड क्या है कि राइट टू इक्वालिटी। अगर होमोसेक्सुअल कपल्स की जो शादी है उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, हेटेरोसेक्सुअल कपल्स की शादी को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि एक तरह का इनइक्वालिटी है बिटवीन हेटेरोसेक्सुअल कपल्स एंड होमोसेक्सुअल कपल्स। तो एक तरह का कह सकते हैं कि इट इज ए वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। मतलब यह है कि जो दोनों कैटेगरीज के कपल्स हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इट अमाउंट्स टू वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अब देखें कि ये तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, सारे जो पार्टीज ने अपना अपना आर्गुमेंट पेश कर रही हैं उसमें, लेकिन जुडिशरी का क्या अब तक इस पे एटीट्यूड रहा है, चाहे अब तक क्या इसका जुडिशरी का क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। देखें, अगर आप केसेस को देखें, कुछ केसेस हुए हैं जिनको आप देखें कि जो पैटर्न है, जिस तरह से LGBTQ कम्युनिटीज को लेकर जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं
उसका अगर पैटर्न देखें तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल को कह दे कि होमोसेक्सुअल कपल्स को उनकी शादी को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। अब देखें पुट्टास्वामी केस में 2017 में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई, ठीक है। अगेन आप देखें नवतेज सिंह जौहर केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि दो सेम सेक्स के लोग संबंध बना सकते हैं और वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो पेटिशनर्स हैं उनका यही डिमांड है कि अगर कोई उस तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकता है, कोई पार्टनर बन सकता है सेम सेक्स के लोग, तो क्यों नहीं उनकी शादी को रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हदिया केस में क्या था। हदिया केस 2018 में, हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू चूज एंड मैरी ए पार्टनर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम। ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप किसको चूज करते हैं, किससे आप शादी करते हैं। इस पर समाज का और स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इसको ऐसा लगता है कि जो सारे जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो होमोसेक्सुअल कपल्स के फेवर में आ रहे हैं। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने एक अरुण कुमार एंड सिरजा केस में यह कहा था कि जो टर्म ब्राइड है, ठीक है, अरुण कुमार केस का नाम था ये, और जो टर्म ब्राइड है, ब्राइड कहां मेंशन किया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में जो टर्म ब्राइड है इसका मतलब होता है ट्रांस वीमेन, इसका मतलब ट्रांस वीमेन भी होता है। तो एक मेल जो हिंदू है और एक ट्रांस वीमेन जो हिंदू है, इनकी शादी को रजिस्टर किया जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट में। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी का जो माइंडसेट है, या फिर ये कहीं जिस तरह से जुडिशरी इंटरप्रेट कर रही है, इवॉल्व कर रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज कर देगा। गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट कल दिया है कोर्ट में। गवर्नमेंट का कहना यह है कि राइट टू मैरी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। अगर आपको याद होगा कि 2019 का जिन लोगों ने प्रीलिम्स लिखा होगा या पेपर देखा होगा, तो उसमें राइट टू मैरिज का पूछा गया था कि ये फंडामेंटल राइट है क्या है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया राइट टू मैरी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पेटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फोर्स नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आप रिकॉग्नाइज करें। क्यों? गवर्नमेंट ने कहा है कि क्यों एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो शादी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, सबको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अब कैसे रेगुलेट करती है? शादी करने वाले अगर जो मेल और फीमेल है, ठीक है, तो मेल की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 18 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता। जो फीमेल जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो राइट टू मैरी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसको रेगुलेट कर रही है। तो एज की बात हो गई। अब देखें कि बाइगैमी एक ऑफेंस है। अगर आप दो शादियां करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस लगाया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। फिर आप देखें कि डिवोर्स की बात जहां तक बात होती है, तो डिवोर्स की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। किन किन ग्राउंड्स पर डिवोर्स होना है, किसको कितना पैसा मिलना है, सारी चीजें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो कहने का मतलब यह है कि राइट टू मैरी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड देयरफॉर द पेटिशनर्स कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट थ्रू जुडिशरी टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि बहुत समस्या हो जाएगी इसमें, तो क्योंकि आप होमोसेक्सुअल कपल्स में क्या डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन 18 साल का है कौन 21 साल का, क्योंकि वो दोनों सेम सेक्स के हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो कहता है कि 21 साल और 18 साल लड़के और लड़की की उम्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं सेम सेक्स कपल्स में, ठीक है। तो कुछ काफी विडंबनाएं हैं इसको रिकॉग्नाइज करने में। अब देखें, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि अगर जेंडर न्यूट्रल बनाना है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को, तो ये पार्लियामेंट को डिबेट करना पड़ेगा, जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने पहले यही कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्थान है मैरिज का, ठीक है। तो ये मैरिज अगर पर्सनल लॉज है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ये गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं किया है, ये सभी धर्मों ने किया है, तमाम दुनिया भर में होता रहा है हजारों साल से। तो गवर्नमेंट इसको सिर्फ रेगुलेट करती है कि जो इंटरेस्ट हैं, जो पार्टनर्स हैं मैरिज में, जो उनकी इंटरेस्ट हैं, उनका वायोलेशन ना हो, उनके राइट्स का वायोलेशन ना हो। तो उनके ऊपर राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज सब कुछ उनको मिलती हैं, तो उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि एक नया कैटेगरी मैरिज का नहीं क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 160 से भी ज्यादा प्रोविजंस हैं
शादी से रिलेटेड तमाम, अगर पर्सनल लॉ या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट की हम बात करें तो 160 से भी ज्यादा ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको जो मैच नहीं करते सेम सेक्स मैरिजेस से, मतलब कि जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी बातें हैं, अगर वहां पे सेम सेक्स कपल्स को लाया जाए, मैरिजेस को लाया जाए, तो उसमें रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता है। बहुत दुविधा हो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया यहाँ पे, एज की बात हुई, बाइगेमी की बात हुई, डिवोर्स की बात हुई, ठीक है, तो उनका डिवोर्स होता तो कैसे होगा, उनका एडॉप्शन का क्या होगा, क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर अडॉप्ट किए या फिर ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और कल को डिवोर्स हुआ तो बच्चा किसके पास जाएगा, तमाम समस्याएं हैं उसमें। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे क्या कहता है, जैसा कहेगा वैसा हम आपको अपडेट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है उनको सेंसस किया गया है। वाटर बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने में, ठीक है, चाहे आपको फ्रेश सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए या फिर न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग हो, चाहे एज ए बफर काम करें वो, तो तमाम रोल है, तमाम तरह की सर्विसेज देती है वाटर बॉडीज। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास एक डाटा हो कि किस स्टेट में कितने वाटर बॉडीज हैं, देश भर में कितने वाटर बॉडीज हैं, किस कैटेगरी के वाटर बॉडीज ज्यादा हैं, उस हिसाब से जब उनको कंजर्व किया जाए, उनके सर्विसेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या डिफाइन किया है वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडीज का डिफिनेशन ये है, एनी नेचुरल और मैन मेड स्ट्रक्चर यूज टू फॉर वेरियस पर्पस एज ए फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्री, फिशरी, डोमेस्टिक यूज एंड ऑल। तो कोई भी नेचुरल है या फिर मैन मेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि पानी है, उसको वाटर बॉडी कहा जाएगा। वाटर बॉडी कितने कैटेगरीज की हैं, पॉन्ड्स, ठीक है, मैं आप यहां पे आपको लिखता हूं, पॉन्ड्स कैटेगरी है वाटर बॉडीज का, ठीक है, टैंक्स ऑफन ये नेचुरल आर्टिफिशियल होते हैं, रिजर्वायर्स, जो भी आप देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां से जनरेट होता है वहां पर रिजर्वायर बनाए जाते हैं, फिर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, लेक्स, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इस तरह ये जो टाइप ऑफ वाटर बॉडीज है 3-4 प्रकार की हैं। अब देखें कि किस स्टेट का कितना शेयर है। तो अगर हम पॉन्ड्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हैं। तो आप देखो कि जितनी वाटर बॉडीज हैं देश भर में 24,24,540 वाटर बॉडीज हैं, ये सब मिला के पॉन्ड्स, टैंक्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, और वेस्ट बंगाल में पॉन्ड्स सबसे ज्यादा हैं जिनका नंबर है 4.57 लाख, यानी कि लगभग 4.5 लाख। अब दूसरे नंबर पे यूपी आता है पॉन्ड्स में, जहां पे लगभग 2,40,000 पॉन्ड्स हैं। अब देखें कि अब पहली पॉन्ड्स का, अब टैंक्स की बात करते हैं। टैंक्स कहां पे सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा टैंक्स आंध्र प्रदेश में हैं, जहां पे कि 1.13 लाख इनकी संख्या है। अब देखें कि जो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं। अब देखें कि जो विदर्भा का रीजन है, तमाम समस्याएं होती हैं लतूर वगैरह पे, तो वहां पे गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स लाए वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब लेक्स की बात करें तो लेक्स सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, यानी 13,629, ठीक है। तो ये स्टेट्स का अपनी अपनी संख्या। और सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है वो फिश फार्मिंग के लिए किया जाता है। और फिश फार्मिंग के लिए भी ये कहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अपने नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस रीजन में फिश फार्मिंग जाता है, क्योंकि फिश यहाँ के कल्चरल फूड भी है। तो फिश की फार्मिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वाटर बॉडीज का। दूसरा जो इस्तेमाल वो इरिगेशन के लिए है, एग्रीकल्चर में फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, पानी देने के लिए इरिगेशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका जो गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस रीजन में जो इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर डोमेस्टिक यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज था वो लगा दिया है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।